करें स्टार्ट। आज भी खत्म तो नहीं होगा लग रहा है। अभिषेक बोल रहा है मैं हमेशा खुलकर नहीं हूं। हाँ समझ लिया करो यार, आप क्या नाम। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज ओपन करके रखना बुक में। मैं फटाफट पहले मेरे समरी बुक से करवा लेता हूं, फिर आप एक बार साइड साइड देख सकते हो। ये भी समय खाने वाला टॉपिक है एक्चुअली। यहां तो एक ही पेज है, शायद थ्योरेटिकल भी आज में भी हो पाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है ना, थ्योरी में जो भी अपन ने देखा हुआ है सब बढ़िया। मैंगो खाते हुए सर का क्लास इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको ऐसा क्यों, मतलब ऐसा आपको लगना चाहिए ना कि अगर ऐसे सर के सामने मैं ऐसे मैंगो खा रहा हूं, सर क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा श्राप लग सकता है। हाँ, या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा? तुमने उल्टा ऐसा बोलना चाहिए, सर ये देखो ये है आम, ये मैं आपको बेच रहा हूं पूना में, आप भी मस्त वहां आम खाते खाते क्लास लीजिए। चलिए चलिए पीपल लेट्स स्टार्ट। आज पहले ही लेट हो चुका है मेरा। एक्चुअली क्या हो गया, ट्रैफिक के कारण यहाँ का क्लास थोड़ा सा डिले छूटा, तो वहां से फिर हमारा लंच ही नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, लंच करके क्लास लेंगे। आता हूँ एलोरा, आता हूँ। तुमने मैसेज डिलीट कर दिया, मतलब इनविटेशन डिलीटेड। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, पूरा प्रोबेबिलिटी को समझना। पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, राइट। जो सब्जेक्टिव वाला प्रोबेबिलिटी पार्ट है, यहां पे पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमें लगता है बारिश आएगी या हमें लगता है बारिश नहीं आएगी, हम जो सोच रहे हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है ना। करण ने बोला कि इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है, मैंने ऐसा बोला इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है, ये बात हो गई सब्जेक्टिव वाली। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, रूल बेस्ड है। फोरकास्ट सिस्टम लगा लिया, सिस्टम क्या बोलता है, साइंटिफिक सिस्टम, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, बारिश होगी नहीं होगी। तो जजमेंट मुझे क्या लगता है, फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है, एग्जैक्टली जो चीज हो रही उससे फर्क पड़ रहा है, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट इज एनीथिंग दैट यू डू। तो हम पढ़ के देख रहे हैं कि हम पढ़ सकते क्या, एक्सपेरिमेंट है। हाँ, कॉइन टॉस करके देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट देख करके देख रहे हो। अब परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट, कुछ तो किया, उसका कुछ तो रिजल्ट आया, बस एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सोच समझ के नहीं किया, बस चांस के ऊपर। हो गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हो। यस है ना। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शन बोल रहा है मैं पूना में ही हूं, मैं लेके आता हूं मैंगोज। मुझे बताओ पहले दर्शन, आप पूना में आप मिले नहीं आज तक कभी? गलत बात है यार। इवेंट की बात करता है। व्हाट इज वन इवेंट? जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी का आउटकम या उस एक्टिविटी का रिजल्ट जो है, मैंने पढ़ाई करके देखी कि मैं पास हो रहा हूं या फेल हो रहा हूं। मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया, ये क्या इवेंट है? एक इवेंट है मैं पास हुआ, एक इवेंट है मैं फेल हुआ, इवेंट है बारिश आई, एक इवेंट है बारिश नहीं आई। ये सब इवेंट वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। अब इवेंट में भी अलग अलग टाइप के इवेंट है, जैसे कि सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, जैसे कि कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट, राइट। पहले सिंपल और कंपाउंड को समझते हैं, फिर ये आगे जाता है। सिंपल इवेंट जो होता है, ये डिकम्पोज नहीं किया जा सकता आगे, मतलब क्या, हेड्स या टेल्स, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। कंपाउंड इवेंट क्या हो सकता है, दो हेड्स आ सकते हैं, हेड्स टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड्स आ सकता है, और टेल्स टेल्स, मतलब दो कॉइन को टॉस किया आपने। अब इसको वापस से आप हेड्स में और इसको वापस से आप हेड्स में, या फिर इसको वापस से आप टेल्स में या इसको हेड्स में, मतलब ये फर्दर डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ये आया करता था, सिंपल, एलिमेंट्री, कंपोजिट, कंपाउंड। देयर इज समथिंग व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकम्पैटिबल। दो लोगों की एक दूसरे से नहीं जमती, तो या तो एक का चलेगा पहले वाले का, या तो दूसरे वाले का चलेगा, दोनों का साथ में नहीं चलता है। समझ रहे का बात को? हाँ है ना। किसी एक इंसान का चलता है, तो वैसे इवेंट में या तो ये इवेंट होगा या तो ये इवेंट होगा, दोनों साथ में आ सकते क्या? नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकम्पैटिबल मतलब कि कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, अलग अलग आना पसंद करते हैं। उसके बाद एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब सिंपल है, जो भी होगा इतना ही होगा।
तो अगर मैं बोलता हूं बारिश आएगी या नहीं आएगी, ये एग्जॉस्टिव है। हाँ, या तो बारिश आएगी या तो नहीं आएगी, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। तो सर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पास होगा तो फेल होगा, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती, तो ये एग्जॉस्टिव हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज जहां पे उतना ही काम हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, हो जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक बार क्विकली जस्ट सिर्फ गो थ्रू करिए, क्विकली, जल्दी से, चलो चलो जल्दी, डन बताते जाओ जल्दी से। डन। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल या म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ये तब होता है जब दोनों इवेंट्स के चांसेस ऑकर होने के सेम है। मतलब बारिश आने के चांसेस 50%, बारिश ना आने के चांसेस 50%, पास होने का चांस 50%, पास ना होने का चांस 50%, तो 50-50 हो गया ना, ये मतलब इक्वल है। तो सर 25-25 वाले चार आगे चलेगा? हाँ चलेगा ना, चारों भी इक्वल है। जो भी प्रोबेबिलिटी हो रही है कोई चीज होने की, वो इक्वल ही होनी है, तब जाकर इसको हम बोलेंगे इक्वी लाइकली या इक्वी प्रोबेबल या म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स। उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन, पुराने जमाने से जो डेफिनेशन चलता है बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है इवेंट के अंदर में, मतलब जो इवेंट होने वाला है वो इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो मुझे बताओ, मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी की आप पास हो जाओगे, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी की आप मतलब नंबर ऑफ आप पास कब हो सकते हो, वो नंबर निकाल दिया अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। मतलब यहां पे आप पास हो सकते हो 1, पास या फेल दो ही चीज हो सकते हो, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी की आप पास हो सकते हो। तो जो इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है ये समझना है पहले, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये दे देगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये इवेंट रिजल्ट बेस्ड है। ये बर्नौली और लैपलेस ने फॉर्मूला बनाया था। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बर्नौली लैपलेस इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कंपैरेटिवली, इतना नहीं थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। आइए मोर अबाउट क्लासिकल डेफिनेशन। मुझे पता नहीं आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इवेंट, इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन है हमारे बुक में, मॉड्यूल में भी है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इवेंट, किया है ना सॉल्व, ये उसके ऊपर यहां पे चीजें लिखी हुई है। तो क्लासिकल डेफिनेशन जो है, इसके अंदर में लिमिटेशन है, डीमेरिट्स क्या है, ये सिर्फ तभी चलेगा जब इवेंट को आप काउंट कर सकते हो। काउंट नहीं कर सकते इवेंट को तो नहीं चलेंगे। तो लिमिटेड एप्लीकेशन है, कॉइन के लिए चल जाएगा, डाइस के लिए चल जाएगा, कार्ड के लिए चल जाएगा, एक्सेट्रा, मतलब अपने लिए फिलहाल पॉसिबल हो जाता है। और एक चीज क्या है इसमें, आप समझिएगा बात को, प्रोबेबिलिटी जो भी है कभी भी 0 से 1 तक हो सकती है। प्रोबेबिलिटी अगर 0 है मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 0 ना, तो बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 0 मतलब बारिश आ ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या हो जाता है, ये हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 1 है डॉट, मतलब सिर्फ यही होगा, मतलब सिर्फ बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि बारिश आएगी ही आएगी, बारिश न होने का चांस हो सकता है कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है, राइट है। तो ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 पे जा सकता है। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब 100% यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज नोटेड बाय पी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। आपने सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा होगा ना, वैसा ही है। कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट जो नहीं होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है बेसिक आपका फंडा। जेपा
ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, जहां फेवर है तो फेवरेबल इवेंट्स ऊपर आएंगे और अपॉन अनफेवरेबल इवेंट्स, जहां ऑड्स अगेंस्ट की बात हो रही है तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल आ जाएगा। सर टोटल नहीं है, अगर टोटल तो टोटल प्रोबेबिलिटी में आएगा ना, यहां हम फेवर में कितना है, अगेंस्ट में कितना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां पे ठीक है। चलो देख ही रहे तो अपन एक बार फटाफट से इसको भी गो थ्रू कर ही लो जल्दी से। कम समय देता हूं थोड़ा सा, आज लेट स्टार्ट किया थोड़ा सा, प्लीज देखिए जल्दी सिर्फ रीड कर सकते हो तो, मतलब गड़बड़ नहीं है, समय लग रहा है तो लगने दो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ट्राई करिए। रिया व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा ना, मैं रिप्लाई करता हूं आपको। ठीक है रिया। महेश पूछ रहा है डैश ए डैश प्लस बी डैश मींस उन दोनों का यूनियन लेना है या फिर सिंपली एडिशन करना है। आते हैं ना उस चीज पे, आते हैं, रुक जाइए, अभी कंक्लूड मत करिए, इसके लिए थोड़ा सा सेट का भी बेसिक पार्ट मुझे देखना पड़ेगा। सर ऑड्स इन फेवर प्लस ऑड्स नॉट इन फेवर इज टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1। हाँ जी प्रशांत बराबर बोल रहा हूं। सही पकड़े आपने प्रशांत। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्लियर है? आप आपके बुक में साइमल्टेनियसली देख ही सकते हो, और मैं एंड में आपको 5 मिनट प्रॉपर दूंगा थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, जहां पे आप आपके बुक में प्रॉपरली एक बार देख करके रिवाइज कर सकते हो। स्पेशल फॉर्मूला देखिएगा यहां पे, इफ एन एक्सपेरिमेंट results in p outcomes and if it is repeated q number of times then total outcomes is equal to p raised to q। डायरेक्ट शॉर्टकट है, उसी केस में काम आएगा जहां आउटकम्स वैसे के वैसे रिपीट होते जा रहे हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट 10 बार करो तो वो p रेज टू q हो जाता है। 52 कार्ड्स अगर है तो एक कार्ड्स का जो डेक होता है वो एक कार्ड्स के डेक में 4 सूट्स होते हैं, जैसे कि स्पेड्स, हार्ट, डायमंड और क्लब, जिसमें कि 2 कलर होते हैं, जैसे क्लब और स्पेड्स ब्लैक में होते हैं, हार्ट्स और डायमंड रेड में होते हैं। 13 रैंक्स होते हैं, जिसमें से एस होता है नंबर 1 पे, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 पे होता है जैक, दैट इज जे, 12 पे होती है क्यून, दैट इज क्यू, एंड 13 पे होता है किंग, दैट इज के। राइट, तो ये आपको पता होगा, शायद खेले होंगे पत्ते आपने पक्का एक हाथ बार तो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ इवेंट्स जो होते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सर क्या ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है? हाँ, ये रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी में यूज नहीं किया जाता है आइडियली, बिकॉज हम क्लासिकल को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये वो चीज थी। सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी, आइए समझते हैं। जब मैं सैंपल स्पेस बोलता हूं तो इट इज एज गुड एज यूनिवर्सल सेट। जब मैं सैंपल स्पेस बोल रहा हूं इट इज एज गुड एज यूनिवर्सल सेट। जब मैं सैंपल स्पेस बोलता हूं तो ये ऐसा, ये नॉन एम्प्टी तो हो ही नहीं सकता, नॉन एम्प्टी है, इसको आप एस से, यू से, ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हो। इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एलिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आ सकते हैं, जिनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक इवेंट ए क्या है? ये इवेंट विच इज अंडर कंसिडरेशन फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, जो नॉन एम्प्टी है, और ये सबसेट है एस का। सबसेट से ही सेट ए बी सी सब बनने वाले, सब एक एक इवेंट है। तो एक मेन सेट, यूनिवर्सल सेट, उसका सबसेट, उसका सबसेट, उसका सबसेट, तो ये सभी इवेंट्स सैंपल स्पेस के सबसेट होने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले क्लासिकल के ऊपर बेस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ ए अपॉन से नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ बी, यानी कि जो भी है टोटल है इसका है, उस तरीके से इसको लिखना है। आइए, मेरे ख्याल से वहां देखने जैसा कुछ ऐसा था नहीं, यहां पे आ जाइए। एक्सियोमैटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो बात बोलता है कि आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही रहने वाला है। राइट, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने वाला है। दूसरी चीज सेट में आपने पढ़ी होगी, अगर आपको याद होगा तो आपने एडिशन थ्योरम पढ़ा होगा, ये उसी के बारे में यहां बात करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी।
इसी को मैं यहां पे समझा रहा हूं एडिशन थ्योरम में। एडिशन थ्योरम बेटा जी बोलता है, थ्योरम वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में से एक ही आ सकता। अगर दोनों आ सकते हैं, मतलब अगर दोनों आने के चांसेस बनते, कॉमन कुछ है, तो यहां माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। आपने ये सेम चीज सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम चीज यहां पे है, राइट। अब यहां पे जब मैं ए, ये किसका तो क्वेश्चन था, किसने पूछा था? महेश ने पूछा था शायद से। सिंपली एडिशन होगा या क्या होगा? ये देखो यहां पे यूनियन का मतलब एडिशन हो जाएगा या और हो जाएगा। जब मैं और वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब यूनियन होता है, जब मैं प्लस वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब यूनियन होता है। बिकॉज जो इसमें आ रहा है वो भी चाहिए, जो इसमें आ रहा है वो भी चाहिए। ये आया तो भी चलेगा और ये आ गया तो भी चलेगा। मैं एंड जब यूज करता हूं मतलब इसमें भी चाहिए इसमें भी चाहिए, तो कॉमन दोनों जगह पे है वो, तब मैं एंड यूज करता हूं, वो आ जाता है इंटरसेक्शन में। ये सेट के लिए भी याद रखिए, यहां के लिए भी याद रखिए, सेम चीज है। फॉर सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 union B1 union A2 union A3 is equal to A1 plus A2 plus A3 minus A1 intersection A2 minus A2 intersection A3 minus A1 intersection A3 plus A1 intersection A2 intersection A3, राइट। चलिए उसके बाद यहां पे देखिए, ये अगर आपका पहला थ्योरम काम नहीं करता है, यानी कि दोनों जो सेट है, यानी कि दोनों आपके इवेंट्स है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं, तो A प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम यहां पे भी दिया हुआ है, देखिए A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। थ्योरम अगर आपको नहीं समझे है तो आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, मेरे ख्याल से आपको समझे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। ये आपको पढ़ने का समय देता हूं, फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड नंबर आता है यूजुअली प्रोबेबिलिटी में, जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी आती है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि नंबर जो मैंने निकाला है वो एक के लिए है। तो एक्सपेक्टेड नंबर कितना है? 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कंडीशनल थ्योरम या कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो डिपेंड करता है किसी दूसरे इवेंट के ऊपर। मतलब मैं आज का लेक्चर 2 बजे लूंगा या नहीं, ये डिपेंड करता है ट्रैफिक होगी या नहीं। तो ट्रैफिक होगी या नहीं, ऑप्शन 1 होगी, ट्रैफिक ऑप्शन 2 नहीं होगी। अगर ट्रैफिक होती है तो मेरा पढ़ाने का टाइम चेंज, अगर ट्रैफिक नहीं होती है मेरा पढ़ाने का टाइम चेंज। सर बारिश होगी तो यहां घूमने जाएंगे, बारिश नहीं हो तो यहां घूमने जाएंगे। तो एक इवेंट के डिपेंडेंस पे दूसरा इवेंट डिपेंडेंट है, तो पहला तो इंडिपेंडेंट हो गया बिकॉज वो तो और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो चीज के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, मेरा दूसरा इवेंट, तो मेरा दूसरा इवेंट डिपेंडेंट हो गया। तो dependent event is occurrence of one event influenced by occurrence of another event, then two events are dependent. Independent मतलब occurrence, two independents are independent if occurrence of one event do not influence occurrence of another event. Probability इस केस में क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब मैं b डिवाइडेड बाय a लिखता हूं या b ऑब्लिक a लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी b की निकाल रहे हो गिवन दैट a हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट a हो चुका है, देखिए b ऊपर है a नीचे है, मतलब a हो चुका है, इसके लिए इसको नीचे रख दिया। b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या करना है, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय a, क्योंकि a हो चुका है। हाँ, इसमें प्रोवाइडेड अभी a हो चुका है तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तो हो गया है, हो गया तो ये एटलीस्ट 0.1 या उसके आगे होगा। इन द सेम मैनर a डिवाइडेड बाय b, b इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और इसी से कंपाउंड थ्योरम बन जाता है। मतलब इसी को उल्टा करके अगर आप लिखोगे b इंटरसेक्शन a, देखिए b इंटरसेक्शन a यहां पे समझो आ जाता है, उसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय a डैश या a डिवाइडेड बाय b। आई होप आपको एडिशन थ्योरम कंपाउंड थ्योरम दोनों क्लिक हुए होंगे। एक बार फटाफट से गो थ्रू करिए। डाउट है तो पूछिए।
कैन आई गेट अ रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए। अगर इवेंट डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो जैसे कि यहां पे मैं बोल सकता हूं बी सच दैट ए हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए तो हो चुका है, बट इंडिपेंडेंट है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अब इस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तीन चीजों के लिए जब इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोवाइडेड ये सब इंडिपेंडेंट है। तो अगर ए और बी भी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी इंडिपेंडेंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। आ जाए थ्योरी पे। यहां पे एक 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूं। आपने आपके नोटबुक में शायद कुछ चीजें लिखी होगी, आपका फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फटाफट से 2-3 मिनट में, 5 मिनट के अंदर उसको देख लीजिए और हम तुरंत जाएंगे थ्योरी पे। मैं एक मिनट सिर्फ इसको दिखाता हूं, इसको देख सकते हो आप। इसके बाद मैं तुरंत से थ्योरी यहां ओपन करके रखता हूं, आप गो थ्रू कर सकते हो तब तक। एंड इन द मीन टाइम वील स्टार्ट। ये रहा थ्योरी का स्टार्ट। मेरी ये इच्छा है कि आप ये ना पढ़ते हो, पहले आपका नोटबुक कंप्लीट कर ले जल्दी से। उसके लिए आपको 2 मिनट दे रहा हूं।
चलो, इज इट डन? चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कुछ चीजें मार्क भी करते जाऊंगा, आपको मार्किंग का समय देने वाला हूं मैं, राइट? पहले सामने ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम अभी सब अपन पढ़ के आए हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल भी बोलते हैं, ट्रायल करके देखिए, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं ना अपन, वैसा। An experiment is characterized by the property that the observations under a given set of circumstances do not always lead to the same outcomes. मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, हमेशा एक ही चीज आएगी, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई, लॉ बन गई। यहां वैसा नहीं चल रहा है, राइट? आउटकम, बट रादर टू डिफरेंट आउटकम विच फॉलोज अ सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, तो observations under given set, observations always do not always lead to same, they lead to different outcomes, right? Example, आप कॉइन का टॉस, हर बार हेड्स नहीं आएगा, टेल्स भी आ सकता है, हेड्स भी आ सकता है, बीच में भी ऐसा रुक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट? सैंपल स्पेसेस, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, उसको हम सैंपल स्पेस बोलता है। इवेंट क्या है? एक सब कलेक्शन है सैंपल स्पेस का, जो एक रूल के हिसाब से, एक लॉ के हिसाब से मैंने बना दिया। मतलब मैं बोल रहा हूं ए इज समथिंग विच इज ओनली ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो ए इज ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब सैंपल स्पेस नेचुरल नंबर्स बोल सकता हूं क्या मैं? हाँ, तो ये सब कलेक्शन हो जाता है एक प्रॉपर डेफिनाइट रूल के हिसाब से। नल इवेंट का मतलब क्या होता है? जहां सैंपल पॉइंट है ही नहीं, जैसे नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, वैसा। सिंपल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही सैंपल पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। लाइक आपने डाइस को रोल किया और नंबर 5 आ गया। कंपाउंड में जो डिकंपोजिबल है, आगे जो डिकंपोजिबल हो सकता है, राइट? मतलब साइमल्टेनियस से 2 3 4 अलग अलग चीजें आ सकती है। 2 कॉइंस को टॉस कर दिया, 2 डाइस को फेंक दिया। एग्जॉस्टिव के अंदर में इट इज टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपको जो पहले 7 महीने पढ़ने बोले थे। आसान है प्रोबेबिलिटी का, बराबर ना? कोरिलेशन के कंपैरिजन में तो आसान नहीं लगेगा। क्या बात है। चलिए, दिस इज डन, लेट अस गो अहेड। सिर्फ गो थ्रू करिए, लिखते मत बैठो। सिर्फ गो थ्रू कर लिए, लिखते मत बैठो। मार्क करने के लिए पीडीएफ देने वाला हूं मैं बाद में। डन डन डन। अगले सेट पे जाता हूं। अब पहले समझाता हूं ना, बाद में एक ही बार में देख लो। देखने के लिए समय नहीं दे रहा हूं, समझाता हूं, पहले ध्यान देना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इनकंपैटिबल, दो साथ में नहीं आ सकते। तो इट मींस नथिंग बट if in an experiment occurrence of a particular event
प्रिवेंट्स और रूल्स ऑफ द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट्स, मतलब ये होगा तो बाकी के नहीं होंगे, तो वो सभी इवेंट बन जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली मतलब क्या, इट इज सेड टू बी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स है जो साथ में आ सकते हैं इन प्रेफरेंस एक्सेप्ट एनीवन इन प्रेफरेंस। ऐसा देखो सब साथ में आ सकते हैं, पहला भी आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कौन सा सीक्वेंस क्या वो फर्क नहीं पड़ता, बट आएंगे सब, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं डाइस थ्रो करोगे तो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी की 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पॉपुलेशन एग्जॉस्ट्स द पॉपुलेशन, सो दे आर नोन एज कलेक्टिवली एग्जॉस्ट, मतलब इतने आ गए तो खत्म, सब कुछ हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स, क्या इक्वली प्रोबेबल और इक्वली लाइकली एक ही बात है लगभग, हाँ, इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, देन दिस सेड इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स। फेवरेबल है, फेवरेबल केसेस मतलब क्या है, which ensures that the occurrence of the event that you said is actually occurring। तो आप बोल रहे हो ये होना चाहिए, वही हुआ तो फेवरेबल हुआ। आप बोल रहे हो बारिश पड़नी चाहिए, बारिश पड़ी, फेवरेबल हुआ। आप बोल रहे हो बारिश पड़नी चाहिए, बारिश नहीं पड़ी, अनफेवरेबल हुआ, मतलब मैं जो सोच रहा हूं उसके विपरीत हो रहा है, राइट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, when the experiments are conducted in such a way that the occurrence of one event does not affect any other event, then the events are called as independent events। In other words, 2 or more events are said to be independent if the happening is not dependent on the happening of other, where it is dependent it is called as dependent events। So इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाता है, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट, राइट। ये रहा आपके सामने। डन है, लेट्स गो अहेड। अगले सेट पे जा रहा हूं, लास्ट पार्ट है ये, देखिए ध्यान से समझ लीजिए पहले फिर लिख लेना। सो क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स out of which favorable events are going to happen, the probability of denoting it is P of A। सो यहां पे मतलब जो भी चीजें दी हुई है उसमें से मुझे क्या लगता है कितनी चीजें हो सकती है, तो वो चीजें जितनी हो सकती है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी हो सकती है, राइट। सो यू कैन से इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। उसके बाद दूसरा वाला देखिएगा, odds। Suppose a random experiment is consisting of n mutually exclusive and exhaustive events and out of which m are favorable for the event, तो रेशियो क्या हो जाएगा m/n। और अगर जो उल्टा है तो रेशियो क्या हो जाएगा n/m, राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं यूजुअली, ये देखिए रेशियो m/n-m, और यहां क्या हो जाएगा n/m, मतलब नॉन फेवरेबल टू फेवरेबल, ये हो जाता है ऑड्स अगेंस्ट और ये हो जाता है ऑड्स इन फेवर, मतलब ये इवेंट होगा उसके लिए वो ऑड्स है, राइट। सपोज A and B are two events in sample space, then probability of
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉमन को निकाल देना है सर बस। तो ये इंटरसेक्शन है, कॉमन निकल जाएगा। ये क्या है, यूनियन है, यहां लिखा हुआ नहीं है ना शायद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी विल हैपन इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल सी बात है, जब इंडिपेंडेंट हो गए तब। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 है, तो ए सर्टन इवेंट है वही होगा, ये 0 है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो ये सर्टन है, श्योर है, ये 0 है, इम्पॉसिबल है। देख लो फटाफट से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, नोटबुक में आपके जो भी है उसको ओपन करके रखना। यहां पे भी हम लोग जाएंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अरे आप लोगों का बीसीआर का टेस्ट कैसा रहा, बताया नहीं आप लोगों ने? बढ़िया था? नहीं? अच्छा था, क्या बात है। थोड़ा लेंदी था सर पेपर, टाइम मैनेज करते में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, असलियत मार्क्स आने के बाद पता चलेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है वो तो। अरे नहीं नहीं, मैं चेक नहीं करूंगा। आप सोचो ना, आपका जो टेस्ट सेकंड मैंने लिया था जब मैं वहां आया था उससे पहले, उसको 1 हफ्ता होते आया है, राइट, वही मैं चेक नहीं कर पाया हूं अभी तक। ऐसे के ऐसे पड़े आपके पेपर्स, डाउनलोड करके रखे हुए, ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट पड़े हुए हैं। कल भी लगभग मैं 1:15 बजे सोया, कुछ थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह कर रहा था मैं, और आज भी सेम ही होने वाला है, सुबह 7 बजे क्लास। तो साल में कुछ ही ऐसे 1-2 महीने आते हैं, बट चलिए वही वक्त चल रहा है फिलहाल। ये तो कल यशस्वी जायसवाल ने इतनी अच्छी बैटिंग कर ली तो थोड़ा सा बहुत ऐसे रिफ्रेश हो गया उस समय पे, 1 घंटा तो मैं वही देख रहा था कल। चलिए आ जाए क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे? यस, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो समय है अपने पास मेरे ख्याल से आधा घंटा, तो पक्का क्लास ले सकते हैं, पौना ही घंटा ले लेंगे, डोंट वरी, आज पूरा 1.5 घंटा प्रॉपर। सो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आ जाइए। रेडी हो क्या सभी लोग, या सो गए हो? ये लोग चाय पी लो, चाय पी लो, नहीं चाय पी लो। बुलाना, एक स्टूडेंट गायब हो गया यहां से, कौन गायब हुआ? क्या आप लोग ऑनलाइन हो? अभी मैं कुलकर्णी हूं, प्रथमेश, चिन्मय, तानिश, महेश, समर्थ, अनुज, राम, यश, ऋषिकेश, वैभव, आया ना? अच्छा सार्थक आप अटेंड कर रहे हो क्या? अच्छा सार्थक गायब हो गया, ओके। यस, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूं? तुम खुद से बात करना, कैमरा बंद करके कर सकता हूं मैं? नहीं ना? चलिए आ जाइए, फटाफट से ध्यान देते हैं। बिल्कुल कुछ लिखना मत, बिल्कुल कुछ देखना मत। मैं पूरा 1 शॉट में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करवाता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा है ये। पूरा 1 शॉट में रिवाइज करवाता हूं, और पूरा 1 शॉट में होने के बाद आपको समय देता हूं पूरा गो थ्रू करने का। मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, गो थ्रू कर सकते हो, या आपकी बुक में से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। फोकस करिए सामने, ध्यान दीजिएगा, राइट। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझा है तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझेगा, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं समझा है तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझेगा शायद, राइट। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालता है, बस ग्राफिकल तरीके से निकालता है, और कोई भी चीज नहीं। ग्राफिकल तरीके से आपको ये आंसर निकाल करके दे देगा कि क्या एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होती है, किस एग्जैक्टली तरीके से क्या क्या होता है, राइट। इसमें एक जो चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, बट नॉर्मल के अलावा बहुत सारे और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।
पहली चीज जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल में बाय वर्ड आ रहा है, बाय का हमने देखा है दो, बाय वेरिएट डेटा में भी देखा, कोरिलेशन रिग्रेशन में। सो बाय मतलब टू, बाय पैरामीट्रिक इज बाय पैरामीट्रिक मतलब टू पैरामीटर्स है यहां पे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट याद है क्या, वेरिएबल, सिंगल आइसोलेटेड वैल्यू, उसकी बात हो रही है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ने बनाया था, बर्नौलीज ट्रायल क्या बोलता है, ध्यान देना समझना। अच्छा मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, रुकिए रुकिए मैं भूल जाऊंगा, इसके लिए पहले बता देता हूं आपको। एक और चीज आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको चाहिए तो मैं उसका पीडीएफ या आपको इमेज भेज दूंगा मैं। बहुत बढ़िया सी चीज है, मतलब मैंने नहीं बनाई हुई है, मुझे वो किसी बुक में दिखाई दी थी, तो बस मैंने वो उसी समय से एज इट इज मैंने अपने बच्चों के लिए उसको दिखाने में यूज किया हुआ है। आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ मिनट। अरे मेरे बुक की कॉपी नहीं है क्या मेरे पास? ओह नो, व्हाई इज इट सो? एक मिनट ना, नहीं यार, हाँ ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था। तो ये एक चीज है जो मैं आपको दिखा भी देता हूं अभी, और आपको मैं भेज भी दूंगा। इसमें देखिए कंपैरिजन किया हुआ है तीनों का। तो जो मैं भी समरी में बता रहा हूं ना, वही चीज है, बस कंपैरेटिव फॉर्मेट में। बायनोमियल है, पॉइजन है और नॉर्मल है। बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल बहुत बढ़िया है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के कुछ मोमेंट पहले अगर देख करके जाना होगा तो बहुत बढ़िया सी चीज है, बहुत ज्यादा बढ़िया सी चीज है, बहुत ज्यादा बेहद बढ़िया चीज है। बहुत मजा आ जाएगा आपको उस चीज को देख करके। आपको आइडिया हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस पीपल, तो मैं ये भूल जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, तो आप मुझे याद दिला देना भूल गया तो, ठीक है। लेट अस कम बैक। अरे हो जा, यहां दिख रहा है, रुको यहां नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ चलिए, सो लेट अस कम बैक। तो बर्नौलीज ट्रायल या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये क्या बोलता है, एवरी ट्रायल इज एसोसिएटेड विद टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड वो एग्जॉस्टिव है। मतलब होगे तो वही दो होगे, उसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता। और जब भी होगे, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, मतलब या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा, तीसरी चीज नहीं आ सकती है, राइट। तो वन इज सक्सेस एंड द वन इज फेलियर। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। सक्सेस का होना फेलियर पर डिपेंडेंट नहीं है, फेलियर का होना सक्सेस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। Probability of success is denoted by P, small p. Failure is denoted by Q. Q क्या है? 1 माइनस पी, बिकॉज दोनों मिलाकर के एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो या तो P होगा या तो Q होगा। तो P प्लस Q की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1, दोनों में से एक तो होने वाला है ना। सो Q विल बी 1 माइनस P, राइट। आइडियली सर तो मैं P को 1 माइनस Q लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो, बट आइडियली जो फॉलो करते हैं हम ट्रेडिशनली, वो हम Q को 1 माइनस P लिख रहे हैं, व्हिच इज सेम, विल रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज ट्रायल अगर 0 होगा तो नहीं चलेगा। ट्रायल आधा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ट्रायल होगा तो पूरा होगा, तभी ही आउटकम मिलेगा। बायनोमियल वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? बायनोमियल वेरिएबल के दो पैरामीटर होते हैं, एन और पी। पी इज द सक्सेस होने का चांस और एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा मास फंक्शन, इसका फॉर्मूला पढ़ेगा आप लोगों ने इस चैप्टर में, या फॉर्मूला नहीं पढ़े इस चैप्टर में? फॉर्मूला पढ़े हुए आपने इस चैप्टर में? नहीं, हाँ जाने दो, मत करो रिप्लाई, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, रिप्लाई तो करो। नहीं पढ़े फॉर्मूला, ठीक है। सो यहां पे देखिएगा एक फॉर्मूला जो है, मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया सिर्फ बता के रख देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगी। एन सी एक्स, ये सी कॉम्बिनेशन वाला सी है। एन सी एक्स मतलब कॉम्बिनेशन लेना है आपने। टोटल इवेंट कितना है? एन, और ये यहां पे मैं पी लिखता हूं, एन सी पी मल्टीप्लाइड बाय, या एन सी एक्स मतलब एन में से जितना भी आप एक्स ले रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका टोटल। अरे ठीक है जाने दो, हाँ ये क्या हो गया आपका टोटल हो गया। टोटल में से इतने इवेंट पॉसिबल है उस, या इतने एलिमेंट्स बनते हैं, तो एन सी एक्स मतलब एन में से एक्स को चूज करिए। अब एन में से आपने क्या चूज किया? एक्स चूज किया। इसके बेसिस पे आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालिए। और क्यू क्या है? 1 माइनस पी है, तो क्यू में आप टोटल एन में से एक्स निकाल लीजिए। मतलब एक्स आता है तो सक्सेस है ना, तो सक्सेस के साथ एक्स को जोड़िए। एक्स नहीं आता है तो क्या है? फेलियर है। तो सक्सेस में से मतलब
x टोटल में से n में से x को निकाल दीजिए, बिकॉज वो सक्सेस वाला है, तो फेलियर वाला एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो NCX ही आपको याद रखना है, फिर सक्सेस और फिर फेलियर। सक्सेस में क्या आएगा, जो आ रहा है वो सक्सेस में आएगा, जो नहीं आ रहा है मतलब क्या, टोटल माइनस x, तो वो आ जाएगा आपका फेलियर। सो NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, जिसके अंदर में अगर मुझे बाइनोमियल के अंदर में मीन निकालना है, मतलब एवरेज, तो इट इज म्यू। म्यू से एवरेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय सक्सेस फैक्टर। यह आ जाएगा आपका मीन। वेरिएंस क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू, मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय पास होने का चांस मल्टीप्लाइड बाय फेल होने का चांस, राइट। और इसको सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देख लिया है। वेरिएंस जो है, ये वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होता है। वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन, समझ रहे हो क्या बात को, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। ये जो वेरिएंस है ये हमेशा लेस देन मीन होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, इसका कहने का मतलब है अगर आप n को मल्टीप्लाई बाय p करते हो, से n है 10, अब p तो पॉइंट में रहने वाला है, से p 0.9 है, कितना आ गया ये 10 इंटू 0.9 कितना आता है 90%, यानी कि 9 आ जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.1 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.1, कम हो जाएगा ना ये। तो हमेशा q आपका जब पॉइंट में ही रहने वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो पहले जो था जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉइंट से, उससे कम ही आने वाला है। तो देयरफॉर वेरिएंस विल ऑलवेज बी लेस देन मीन। मैक्सिमम वैल्यू n/4 हो सकता है वेरिएंस का आइडियली। कैलकुलेशन कैसे करना है, आपने n+1 इंटू पी निकालना है बाय मॉडल और यूनी मॉडल के हिसाब से, मतलब दो मोड्स है और एक मोड है, उसके हिसाब से यहां पे आंसर आ सकता है। तो पहला मोड जो n+1 इंटू पी, दूसरा मोड जो n+1 इंटू पी माइनस 1, और अगर एक ही मोड है तो n+1 इंटू पी, राइट। नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये पढ़ने की जरूरत है क्या सर, ये आइडियली पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां मैंने डाला हुआ, बट एज सच देखा जाए तो उसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। आगे आइए पॉइजन की बात करता है। पॉइजन जो है ना, ये यूनी पैरामीट्रिक है, एक ही पैरामीटर है पॉइजन के अंदर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, थ्योरेटिकल मतलब प्रोबेबिलिटी एक ही है, बट यहां पे यूनी पैरामीट्रिक एक पैरामीटर पे फोकस करता है, बाइनोमियल दो पैरामीटर पे फोकस कर रहा था। कौन से दो पैरामीटर, n और p। n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ इवेंट्स एंड p सक्सेस होने का चांस उसमें। यहां यूनी पैरामीट्रिक है, तो यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है समझते हैं। ये लिमिटिंग फॉर्मेट है बाइनोमियल का, जहां n इनफाइनाइट होगा और p लगभग 0 के आसपास में होता है। इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और यहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है ये समझने की जरूरत है, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल तो आपको पता ही है, जो भी फैक्टोरियल आएगा इंटू मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको आइडिया होगी। e की वैल्यू 2.7853 कुछ तो भी आती है, देखेंगे। m जो है आपका मीन है, x जो है आपका जो नंबर है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो यहां पे मीन और वेरिएंस दोनों भी इक्वल्स टू m ही है, यहां कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आपको मोड अगर निकालना है तो आप mn m-4 निकालिए, या फिर सिर्फ m निकालिए अगर यूनी मॉडल है तो। ये बहुत सिंपल सा है, मतलब देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि बहुत सिंपल था। क्या फॉर्मूला था, NCX, फिर x हो रहा है मतलब सक्सेस, तो सक्सेस को रेज टू, और ये मतलब फेलियर, तो फेलियर के लिए सब एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। जहां पे हम बात करते हैं पॉइजन, पॉइजन के अंदर में क्या आने वाला है, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। तो आप e से स्टार्ट करिए, इतना याद रखना है आपने। यहाँ पे m पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे m से स्टार्ट करिए, फिर x पे खत्म हो रहा है ना, x पे स्टार्ट करिए। ऐसे आप मैकेनिकली इसको याद कर सकते हो। उसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए, आपने शायद आपके एक्सरसाइज 16 नहीं, जो भी चैप्टर 16 नहीं, शायद चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज जो सी वाला एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन 22, 23, 24 से कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपने शायद पढ़े होंगे, राइट, जहां पे कॉमन सेंस ज्यादा यूज किया जा रहा है और फिर इसके बेसिस पे आप स्लोप वगैरह सब चीजें निकाल रहे हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली ऐसा होता है, ये ऐसा बेल शेप्ड होता है, ये सिमेट्रिकली डिवाइड करता है डेटा को, इसके लिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर में ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये z वैल्यू बोलते हैं हम, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो उसको आप एक देख सकते हो, यहाँ पे मीन मीडियन मोड सब इक्वल होता है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू म्यू है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही चीज है, मीन डेविएशन इज 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज म्यू प्लस 0.675 इंटू क्वार्टाइल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, या म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये Q1 है और ये Q3 है। शेप हमेशा बेल शेप होता है, हमने देख ही लिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल का हमेशा सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू म्यू। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट मतलब क्या, ये यहां से टेढ़ा हो रहा है, यहां से भी टेढ़ा हो रहा है, यहां से चढ़ रहा है ऊपर, यहां से नीचे गिर रहा है। तो ये जो इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट है ना, ये म्यू माइनस सिग्मा है और ये म्यू प्लस सिग्मा है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ का सेंटर, ये म्यू है, इस तरफ म्यू माइनस सिग्मा, इस तरफ म्यू माइनस 2 सिग्मा, इस तरफ म्यू प्लस सिग्मा, इस तरफ म्यू प्लस 2 सिग्मा। समझ रहे हो क्या, या मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूं। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10:12:15,
ये जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहां बनाया, ये समझा क्या सभी को? मैंने जो बनाया, ये जो मैंने यहां पे बनाया है कुछ इस तरीके से, ये म्यू है, ये म्यू माइनस सिग्मा है, म्यू माइनस टू सिग्मा है, म्यू प्लस सिग्मा है, म्यू प्लस टू सिग्मा है, ये समझा क्या? दो ही लोगों ने हाँ बोला है, बाकी लोग कहां गायब हुए हो? ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन यूजुअली होता है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली होता है 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन को हम ऐसा z से रिप्रेजेंट करते हैं, z वैल्यू। टोटल एरिया मतलब ये जो है ना आपका कर्व, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया 99.73% आइडियली होता है। यहां पे मैंने शायद ग्राफ भी दिया होगा आपको, ये देखिए ग्राफ, ये देखिए। सो ये आपका तो म्यू है, फिर ये म्यू माइनस 1 सिग्मा है, फिर ये म्यू माइनस 2 सिग्मा है, फिर ये म्यू माइनस 3 सिग्मा है, ये आपका म्यू प्लस 1 सिग्मा है, ये आपका म्यू प्लस 2 सिग्मा है, और ये आपका म्यू प्लस 3 सिग्मा है। तो ये जो टोटल है यहां से -3 से +3 तक ये 99.73 है। ये जो -2 से +2 तक ये 95.44 है, और ये -1 से +1 तक है जो 68.26 है। ठीक है, ये देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। इसके अलावा अगर मैं ये म्यू से लेकर के यहां तक की बात करूं, यहां म्यू से लेकर के यहां तक की बात करूं 34.1%। अगर ये माइनस से -2 की बात करूं तो 13.6%, -2 से -3 2.3%। सेम इस तरीके से भी सिमेट्रिक हो जाता है ना डायरेक्टली। तो ये देखिए एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी, ये एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी, एक बार जस्ट देखिए। यस, आगे बढ़े। सर ये वैल्यू z से निकालने हैं ना? हाँ हाँ करेक्ट। सो z वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? x जो भी ऑब्जर्वेशन है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो जैसे सिग्मा चेंज होता है वैसे वो z वैल्यू चेंज होते जाएगा। उसके बाद आइए आगे, मीन डेविएशन पॉइंट एट क्वार्टाइल 0.675 हमने देख लिया है। ओह यस इट्स डन। चलिए मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूं फटाफट से, आपको कुछ डाउट होगा तो पूछते भी जाइए। और आप मेनली अभी एक बार क्विकली आपका नोटबुक देख लीजिए, इमीडिएटली थ्योरी पे जाते हैं। बाइनोमियल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 1 मिनट के बाद स्क्रॉल करके पॉइजन दिखाऊंगा, 1 मिनट के बाद आगे दिखाऊंगा। करो स्क्रॉल। मोड मल्टी मॉडल हो सकता है ना, यूनी मॉडल माया मॉडल हो सकता है। ये पॉइजन रहा आपके सामने।
ये रहा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी के आसपास की बात कर रहा हूं। ये रहा आपका स्टैंडर्ड वाला पार्ट। अरे ये वाली चीज, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है, फिर भी देख लो एक बार। तुरंत से थ्योरी पे जाएंगे। आज क्या रीजन है, आज लोग क्यों नहीं आए? इंडेक्स नंबर का प्रिपरेशन का क्या हाल है, बढ़िया है या नहीं? हम लोग क्या करेंगे, 5:30 बजे जब मिल रहे हैं ना शाम में, पहले हम लोग इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर लेंगे आज, ताकि ये पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग जाएंगे इस पे, क्या बोलते हैं, बीसीके के ऊपर। चलिए, ध्यान देना, ज्यादा नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। स्टार्ट करता हूं, उल्टा जाते हैं, समझ लीजिए पहले, फिर पढ़ने का, रीड करने का, गो थ्रू करने का समय थोड़ा सा देता हूं, ठीक है जी। चलिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक है डिस्क्रीट, दूसरा है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के अंदर में बाइनोमियल आता है, पॉइजन आता है, कंटिन्यूअस में नॉर्मल और गैमा आता है, जिसमें से गैमा हमारे सिलेबस में नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही आ सकते हैं, बिकॉज यहां पे
एन और पी है, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल जितनी भी होगी, पी इज द सक्सेस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एन और पी दो पैरामीटर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसका मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपी क्यू। हमने इसमें एक और चीज देखी है, वो ये देखिए कि वेरिएंस जो होगा ये हमेशा छोटा होगा मीन से, क्यों? बिकॉज आप मल्टीप्लीकेशन उस तरीके से वहां पर कर रहे हो क्यू के साथ, जो है पॉइंट के अंदर में, ठीक है। देन कंडीशंस क्या है? पहली चीज तो कंडीशन ये है कि एक्सपेरिमेंट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ is a finite, yet experiment is repeated finite number of times, जितना भी है, only two outcomes success and failure, ये independent है, और outcomes probabilities of outcome do not change for each trial, वो वैसे ही रहते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आप एक ही चीज समझना जो हमने इससे पहले देखा हुआ है, n को मतलब नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स है, इवेंट्स है या एक्सपेरिमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई करेगा जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आ रहा है उससे। Shape of binomial probability curve depends upon the value of p, as p increases for a fixed n, the binomial shift to right, मतलब p is equal to 0.5 तो binomial symmetrical रहेगा, greater than 0.5 तो skew towards the left रहेगा। मतलब देखिए ना, ये इस तरफ बढ़ते जाएगा, ऐसा skew होते जाएगा, और p is less than 0.5 तो it will skew towards right। उसके बाद मोड कैसे निकाला हमने? n+1 इंटू p, और दो मोड निकालने, अगर बाय मोड n+1 इंटू p और n-1 इंटू p। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या बोलता है? अ डिस्क्रीट वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ अज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसमें m जो है एक ही पैरामीटर है और ये यूनिपैरामेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि इसका मीन, इसका वेरिएंस इक्वल टू m है। मेरे ख्याल से आप यहां तक सिर्फ पहले फटाफट गो थ्रू कर लीजिए जल्दी से, पहला पार्ट तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये देखो। जो पढ़ा है देखो एग्जैक्टली वही चीज है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अगर फटाफट सिर्फ रीड करके बोल भी दूंगा ये खत्म हो गया, तो तुम लोग बोलेंगे हाँ सर खत्म हो गया, चलो बस जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही कुछ हाल होगा जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कंडीशंस क्या क्या है? एन जो है इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत ज्यादा है। पी जो है फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइटली स्मॉल है। एन बहुत बड़ा है और पी बहुत स्मॉल है, तब आप यूज करते हो पॉइजन, और एम हो जाता है इसमें एन इंटू पी, यूनिपैरामेट्रिक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट एज एम इंक्रीजेस द स्क्यूनेस शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मोड भी होता है इक्वल टू पी, ये यूनि मॉडल भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है। बाय मॉडल तो एम और m-1 आ जाएगा। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आने से पहले अगेन ये एक बार देखो, तो जो हमने समरी में पढ़ा है इस चैप्टर में, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह में भी दिखाया है, बस वही चीजें है सेम एज इट इज, बस उसको थ्योरी फॉर्मेट में सिर्फ आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। नॉर्मल पे जाए।
सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी पहला ही कंटिन्यूअस है, उसका ग्राफ जो उसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। ये कर्व के बेसिस पे आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारा काम कर चुके हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पे पैरामीटर्स एक म्यू है मीन और दूसरा है सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, राइट। ये दो पैरामीटर्स है जो यूज किए जाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग बेस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो कंडीशन है, पहला क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स जो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों भी क्लोज टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्लोज टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। z is equal to x minus mu is you can say basically called as standard normal curve, right। प्रॉपर्टीज देखिए, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसका जो मीन है ये सेंटर में होता है, हमने देखा ना, ये देखिए ऐसा, तो ये सेंटर में है, ये वाला मीन है, ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट उसके अलावा इट इज बेल शेप्ड, टू हाफ्स एग्जैक्टली द सेम, यूनिमोडल है, एक ही मोड हो सकता है, मीन मोड मीडियन सेम होगा। एसिम्प्टोटिक बेस मतलब क्या है, टू टेल्स ऑफ द कर्व एक्सटेंड इनफाइनाइटली एंड नेवर टच द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बस ऐसे स्टार्ट हो गया, ऐसे चलते जा रहा है, मतलब ये अगर ये आपका ऐसा आएगा तो ये ऐसा यहां, ये ऐसा यहां, ये कभी टच नहीं करेगा यहां पे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो एसिम्प्टोटिक बेस, हाइट जो है, हाइट इज मैक्सिमम ऑफ द मीन वैल्यू, तो सेंटर ना मीन वो हाइट उतना ही जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, तो ये म्यू माइनस 1 सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 1 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो मीन प्लस माइनस 1 कवर 68%, 95.45, 99.73%, 3 से 3 तक सब मैथमेटिकली है। टोटल जो भी आता है, टोटल एरिया आता है 1। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आता है ये सिग्मा प्लस इस तरफ और माइनस इस तरफ, राइट। Q1 Q3 कैसे बोल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू मीन माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 जो है ये क्या आ जाएगा, मीन प्लस 0.675 सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको 4 टाइम्स किया तो मीन डेविएशन आएगा, 2 टाइम्स किया तो क्वार्टाइल डेविएशन आएगा। ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिएगा। अच्छा, तो डाउट के लिए मेरे ख्याल से भी लास्ट कॉन्सेप्ट में मैं अकेला ही रहूंगा। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉइंट नंबर 1, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम,
sample size n increases the distribution of mean x of random sample taken practically and approaches a normal distribution जहां पे mean है, standard deviation n है. This theorem is applied to the other statistical data such as median, statistical deviation, range नहीं, बाकी की चीजें. This property facilitates the determination of minimum and maximum limits within which the population lies. मतलब ये जो हम ऐसा कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर्व जो ड्रॉ करना मतलब यहां से स्टार्ट होना, यहां तक एंड होना है. तो स्टार्टिंग और एंडिंग का लिमिट, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट हमें बताता है सेंट्रल, और ये सेंट्रल पे लिमिटेड है. तो फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ पॉपुलेशन प्लस और माइनस 1 सिग्मा 68% कवर्ड है. सेकंड, एज द सैंपल साइज n becomes large, normal distribution serves a good approximation कि कितना डिस्क्रिप्शन हो रहा है. मतलब जैसे आपका सैंपल साइज n यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे आप अच्छे तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल पाओगे. It has many mathematical properties which make easy to manipulate for use in social and natural sciences. मैं आपको बता दूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक की चीजें देने में. तो ये पीक होकर वापस नीचे आ जाएगा. स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में. हेल्प्स टू फाइंड आउट एस्टिमेट्स या व्हाट वी कैन से प्रेडिक्शंस करने में हेल्प करता है. इट इज यूजफुल फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस since the test of significance is based upon the population. तो आपने जो भी बनाया वो कितना सिग्निफिकेंट है, इसको भी समझने में हेल्प कर सकता है. एक बार फटाफट से देख लीजिए, तुरंत से इंडेक्स नंबर पे जाएंगे. शाम में बीसी के अटेंड करने वाले हो, नहीं करने वाले हो? चलो लेट्स गो. देख लिया, क्लियर है यहां तक? Is it done? देखो इंडेक्स नंबर तो बहुत ही छोटा है. मैं क्या बोलता हूं, करना है रुकना है?
ये देखो, ये वाली चीज मैं आपके साथ ना शेयर करके रखता हूं, ये सब सामने सामने कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, शायद आपको ये हेल्प कर सकता है, शायद आपको ये हेल्प कर सकता है। यहाँ लिमिटेड ट्रायल से यहाँ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मीन कितना है, मीडियन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखो दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, तीनों के फंक्शंस दिए हुए हैं, राइट, तीनों के मोड दिए हुए हैं, क्या हो सकता है, यूनी मॉडल, माई मॉडल, तो और तीनों के एप्लीकेशंस दिए हुए, कब यूज किया जा सकता है। तो ये वाली चीज मैं आपको शेयर कर लेता हूं। हाँ जी, करते हैं, आ जाइए, इंडेक्स नंबर को शुरुआत करते हैं। 10 मिनट तो भी और करते हैं। बनाने वाला है सर ऐसा ही चार्ट, अच्छा बना रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मूला ही है, मतलब देखा जाए आइडियली तो फॉर्मूला के अलावा यहाँ कुछ नहीं है सर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इंडेक्स नंबर में आ सकता है कि आंसर इज नो आइडियली, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चीजें आप देखोगे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं एक फॉर्मूला तो रीड नहीं करूंगा, बट एक बेसिक से आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल प्राइस नंबर क्या है, समेशन ऑफ प्राइस फॉर n ईयर या n नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन समेशन ऑफ प्राइस जीरो बेस वाला इंटू 100 परसेंटेज के हिसाब से। फिर लास्ट ईयर का इंडेक्स है जहां हम बेस ईयर लेते हैं। फिर पाशेस का इंडेक्स है जहां हम करंट ईयर लेते हैं, ये आप करंट ईयर देख पा रहे होंगे, राइट। फिर मार्शल एजवर्थ है जहां पे हम क्या करते हैं, एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर दोनों का एवरेज लिया जाता है, यहाँ पे देखिए। फिर फिशर्स है जहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं इसी चीज का, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पाशेस। फिर रिलेटिव एवरेज मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। चेन इंडेक्स नंबर एक अलग टाइप का नंबर था, राइट। चेन इंडेक्स नंबर में क्या है, आप पहले साल का लिंक करिए करंट ईयर के साथ और डिवाइड बाय 100 करिए, आपको वहां से भी आंसर मिल जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सर ये पीडीएफ ग्रुप पे सेंड करो, अरे ये ऑलरेडी है, ये आपके पास है ऑलरेडी, मैंने दिया हुआ है, ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आपके फोल्डर के अंदर डाल के रखा हुआ है। फिर ये तो सब कॉमन नंबर्स थे आपके। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड नंबर्स भी है, तो वहां प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो सेम, उसमें भी वापस से क्या है, बेस के साथ लास्ट पेयर है, करंट के साथ पाशेज है, और ज्योमेट्रिक मीन वापस फिशर्स का आइडियल मेथड आ जाता है, राइट। फिर यहाँ पे एक अलग चीज दी गई है, डिफ्लेटेड वैल्यू, वैल्यू कम होती, करंट ईयर से बेस ईयर तक जाना है, तो आप क्या करोगे, करंट वैल्यू इक्वल टू बेस अपॉन करंट प्राइस इक्वल टू बेस्ट प्राइस। 4 एडिक्वेसी के टेस्ट है, 4 टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, सर्कुलर टेस्ट होता है। ये चारों टेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं, आ जाइए। सो इंडेक्स नंबर के अंदर में मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, खत्म ही कर लेते हैं, तो शाम में बीसीके स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ध्यान देना। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज, हम कर क्या रहे हैं, इंडेक्स नंबर में एवरेज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। स्पेशलाइज्ड एवरेज टू मेजर द चेंज इन द वेरिएबल और इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना भी समय है, समय के हिसाब से कितना चेंज आया वो हमें समझना है। एंड इंडेक्स नंबर में भी यूनिवेरिएबल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर, यूनिवेरिएबल एंड कंपोजिट, यूनिवेरिएबल मतलब सिंपल, कंपोजिट मतलब कंपाउंड। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस इन द सेंस दैट द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, ये समझना जरूरी है। 2 और मोर सीरीज ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, 2 और मोर सीरीज ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, दोनों भी चीजें चल सकती है। इसी के साथ एक टॉपिक था जिसका नाम था टाइम सीरीज, जो अभी निकाल दिया गया, आपको इंटर में एफएम में डाल दिया गया वो टॉपिक, ये भी पहले रिलेवेंट था, ये इसी को यूज करके बनाया गया था, अगेन इसी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद देखिएगा, इंडेक्स नंबर मेजर्स द नेट चेंज इन अ ग्रुप, इंडेक्स नंबर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो नेट चेंज है, ये चेंज किसमें, वेरिएबल में, और इफेक्ट जो है किसका चीज का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज देखिएगा, अगली चीज क्या है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑफ ट्रेंड, मुझे ट्रेंड समझना कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, कैसे कर सकता हूं मैं यहां से ट्रेंड यूज कर सकता हूं इंडेक्स नंबर से। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर सकता हूं, फोरकास्टिंग करना है फ्यूचर में क्या होने वाला है कर सकता हूं। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं, इसको देख सकते हैं। आप फार्मिंग के लिए पॉलिसीज बनाना चाहो तो भी आप इस चीज को इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हो कि कितना प्रोड्यूस किया है, कितने समय तक प्रोड्यूस किया एक्सेट्रा। तो ये यूजेस की बात हो गई। लिमिटेशंस क्या है, ये बेस्ड सभी आइटम पे नहीं है, मतलब बेस्ड नॉट ऑन ऑल दी आइटम्स, ये कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर ही बेस्ड है, कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर, सब आइटम्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो अगर आइटम्स चेंज कर दो तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। इट सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ रैंडम सैंपलिंग। क्यों रैंडम, मतलब रैंडम यूज करता है, सोच समझ के कोई यहाँ पे डेटा नहीं यूज कर रहे हम रैंडम सैंपलिंग, रैंडम स्टैटिस्टिकल डेटा उठा लिया, उसके ऊपर इंडेक्स नंबर निकाल दिया। इंडेक्स नंबर जनरली डू नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ
क्वांटिटीज के ऊपर, ये कंसिडर नहीं करता। सीधी बात है ना, नंबर है, एट्रीब्यूट्स का कुछ मायने नहीं रखता यहां पे, राइट। एबनॉर्मल बेस पीरियड, हर बार बेस चेंज करोगे क्या बैठ के? नहीं, एक बार बेस डिसाइड कर लिया, बट वो सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता, कुछ के लिए होगा कुछ के लिए नहीं होगा। कंपैरिजन और रिलायबिलिटी नहीं आती, कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो भी इंडेक्स नंबर है उस चीज के लिए इंडेक्स नंबर है, हर अलग चीज के लिए नहीं है। इंटरनेशनल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर कंट्री में इंडेक्स नंबर्स अलग अलग है, हर कंट्री में बेस भी अलग अलग होता है। मैं चाहता हूं आप यूजफुलनेस और लिमिटेशंस को देख लीजिए। डन है, तुम ही लोग हो जो हो, बता दो, आगे बढ़ता हूं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी छोड़ दूंगा। सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज डिफ्लेटिंग? इन्फ्लेशन जैसे होता है ना, मतलब मुझे ये बताओ कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, तो आप पेट्रोल का प्राइस क्या कैसे समझोगे? जो करंट प्राइस है पेट्रोल का उसको कंपेयर करोगे बेस प्राइस से, कोई तो उस साल के प्राइस है जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे हो। तो डिफ्लेशन उसका उल्टा, मतलब आज अगर प्राइस कम हो गया तो एक जमाने में ज्यादा था ना, तो कम हो गया, तो वो वाला डिफ्लेशन, उसका एग्जैक्टली उल्टा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। प्रशांत जी ठीक है। अब थोड़ा सा ना थियोरी में जो इन्फ्लेशन सॉरी इन्फ्लेशन बोल रहा हूं, थ्योरी में जो इंडेक्स नंबर वाला पॉइंट है यूजुअली बेस होता है कि आप किस चीज का बेस ले रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो उसके ऊपर में। जैसे कि सिंपल सा मतलब है, लास्ट पेयर में हम बेस ईयर लेते हैं, पाशेज में हम करंट ईयर लेते हैं, राइट। वेट्स डू नॉट चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इन लास्ट पेयर्स, बट पाशेज में वेट चेंज होता है, नए नए वेट आते जाते हैं, यहां वेट चेंज हो जाता है, नए आते हैं, यहां वेट डू नॉट चेंज हो जाता है। फिर फिशर नंबर जो है, फिशर इंडेक्स नंबर इज नोन एज आइडल नंबर। आइडल क्यों है? ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बट इसके ऊपर एमसीक्यूज आते ही रहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ज्योमेट्रिक मीन को यूज करता है एज एवरेज, यूज ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज, जो कि सही है। मीन में सब ऑब्जर्वेशंस आते हैं, हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी देखा है इसको। फिशर फॉर्मूला टेक इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर, दोनों ईयर्स आ जाते हैं। इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सिबल टेस्ट ऑल्सो, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट ऑल्सो, बहुत जरूरी है। एंड इट इज फ्री फ्रॉम बायस्ड, ये जो भी है क्लियर कट है वही बताएगा, अननेसेसरी उसमें चीजें क्रिएट करते हैं नहीं बैठेगा। 4 टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल, फैक्टर रिवर्सिबल, सर्कुलर। आइए एडिक्वेसी टेस्ट चारों को चेक करते हैं, बस इतना ही मेरे ख्याल से। आइए फटाफट से, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यूनिट टेस्ट इज द यूनिट टेस्ट एक्वायर्स द फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑन इंडेक्स नंबर शुड बी इंडिपेंडेंट of the units in which or for which prices and quantities are given. Almost all the formula satisfied is because index number आता ही है बिना किसी यूनिट के, या तो नॉर्मल नंबर प्योर नंबर में आएगा या परसेंटेज में आ जाएगा, नॉर्मल ही आता है ये, ठीक है। टाइम रिवर्सिबल जो है, दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। फिशर नहीं है बना तो फिशर इसको आइडल मान के आगे बढ़ता है। दिस टेस्ट is that formula for calculating index number should be such that the given same ratio between one point of comparison and the other, no matter
विच ऑफ द टू इज टेकन एज बेस। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ये सेम रेशियो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देता है, जहां पे आप बेस कोई भी चीज लीजिए, आप करंट वाला लीजिए, बेस लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। इन अदर वर्ड्स, test requires that if an index number is considered for year 1, consider 0 as base and year 0 considering 1 as base, answer will be same। मतलब P01 into P10 is equal to same। तो 0 को फर्स्ट के साथ कंपेयर या फर्स्ट का 0 के साथ कंपेयर, आंसर सेम होने वाला है। फिशर इस टेस्ट को क्लियर कर लेता है और मार्शल इस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, आइए बहुत बढ़िया चीज है ये भी। दिस टेस्ट वाज आल्सो गिवन बाय फिशर, इसके लिए अगेन फिशर ये कंप्लीट करता है। ये टेस्ट क्या बोलता है समझिएगा, यहां पे फॉर्मूला शुड परमिट द इंटरचेंज ऑफ टू टाइम्स विदाउट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। यहां एक बार इंटरचेंज किया 0 1 1 को 2, या 0 को 1 1 को 2 2 को 3 से क्या, तो भी आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सो इट इज ऑट टू परमिट इंटरचेंजिंग द प्राइस एंड क्वांटिटीज विदाउट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। आप प्राइस के साथ करिए सेम आएगा, क्वांटिटी से करिए सेम आएगा, ठीक है। क्या बोलता है ये, टू रिजल्ट्स टुगेदर शुड बी ट्रू वैल्यू रेशियो। ये ट्रू वैल्यू रेशियो वर्ड को आप याद कर सकते हो, जो हमने अभी देखा उसको हम ट्रू वैल्यू रेशियो बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू टोटल चेंज इन वैल्यू, एंड दैट इज ओनली फिशर विच सेटिस्फाइज दिस टेस्ट। फिशर के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूलाज थे, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट की बात करते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सिबल, जो हमने देखा ना वैसा ही, जैसे वहां 1 0 1 और 2 था, यहां 0 1 2 3, मतलब देखिए ना 0 1 1 2 2 3 और 3 0, मतलब 0 से स्टार्ट किया 1 पे गए, 1 से स्टार्ट किया 2 पे गए, 2 से स्टार्ट किया 3 पे गए, 3 से स्टार्ट किया वापस 0 पे आ गए, तो सर्कुलर घूम फिर के आप आ गए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए कोई भी नो इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज दिस, नो इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज दिस। एक बार देख लो, सबसे ज्यादा फिशर ही सेटिस्फाई करता है, इसके लिए फिशर को हम क्या बोलते हैं, फिशर को हम आइडल रेशियो बोलते हैं या आइडल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। जेपा है, चलिए वन लास्ट पार्ट ऑफ स्टैट्स थ्योरी, 5 लास्ट मिनट्स नॉट ऑफ द सेशन ऑफ स्टैट्स इटसेल्फ। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको शायद ये पता भी होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहां पड़ा है बताइए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहां पड़ा है, इकोनॉमिक्स में पड़ा हुआ है, 11 12 में पड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है ये। इट ऑल्सो मेजर्स हाउ मच द कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर ईयर हैज टू पे मोर और लेस फॉर द सेम आइटम्स जो वो पहले ईयर में दे रहा था। तो प्राइसेस कितने बढ़ जाते हैं, इसका यूज क्या है, ये वेजेस निकालने में हेल्प करता है, परचेसिंग पावर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, डियरनेस अलाउंस सैलरी में एम्प्लॉयर डियरनेस अलाउंस देता है इसी चीज के लिए कि यार महंगाई होगी, आप हमारे पास से ज्यादा सैलरी ले लो, राइट। तो वो आ जाता है, मार्केट के एनालिसिस करने में काम आ जाता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लिए काम आ जाता है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फिर फैमिली बजट मेथड। सर दोनों मेथड नहीं पढ़ाए गए हैं, ठीक है। बेस शिफ्टिंग क्या है, बेस को नए पीरियड के बेस के साथ, ओल्ड को नए के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो। स्प्लाइसिंग टेक्निक, इसको समझिएगा, ये बहुत बार एमसीक्यूज में आया हुआ है। स्प्लाइसिंग इज अ टेक्निक ऑफ लिंकिंग टू और मोर इंडेक्स नंबर सीरीज विद द सेम
आइटम्स एंड अ कॉमन ओवरलैपिंग ईयर। कॉमन ओवरलैपिंग ईयर जरूरी है, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, ये बैकवर्ड भी हो सकता है। एक बार देख लो एंड इसी के बाद हम करेंगे स्टॉप। देख लो पहले, बता दो हो गया, समझ गया, फिर एग्जिट करना। कोई डाउट हो पूछिएगा। शाम में हम मिल रहे हैं अप्रोक्स 5:30। ग्रुप में मैसेज डाल ही दूंगा लाइव आने से पहले। जाने से पहले बाय वगैरह तो बोल के जाना। अनुज ऐसे ही बोल रहे हो, सच में मजा आया। सर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपी इंटर में है क्या? नहीं 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 है, वो डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। इंटर इंटर में नहीं है। ठीक है, चलिए स्टॉप करता है, 5:30 के आसपास मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।